सुप्रभात छात्रों। कल के आपके वीडियो में आपने देखा प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियाँ। जैसा कि आप जानते हैं सरस्वती पत्रिका से हिंदी कहानी का विकास होता है। 1900 ईस्वी में इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है जिससे हिंदी कहानी का श्री गणेश होता है। प्रथम चरण की अंतिम कहानी गुलेरी कृत उसने कहा था के बाद प्रेमचंद का प्रादुर्भाव हिंदी कहानी के क्षेत्र में होता है और वो हिंदी कहानी के संसार हो जाते हैं। हंस के आत्मकथा अंक में प्रेमचंद ने लिखा है कि मैं कहानियाँ 1907 ईस्वी से लिखता आया हूँ। उपन्यास जगत में मेरा आगमन कहानियों के बाद हुआ, यानी प्रेमचंद के लेखन की शुरुआत कहानी के क्षेत्र से होती है, उपन्यास के क्षेत्र में वह बाद में आते हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी विवादित है। डॉक्टर नगेंद्र सौत को प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त पंच परमेश्वर को उनकी पहली कहानी मानते हैं और प्रेमचंद खुद संसार का अनमोल रतन को अपनी पहली कहानी मानते हैं। भारत में प्रेमचंद के विशेषज्ञ कमल किशोर गोयनका 1914 ईस्वी में रचित परीक्षा को उनकी पहली कहानी मानते हैं। आपको जान के यह ताज्जुब होगा कि जब प्रेमचंद ने कह दिया कि संसार का अनमोल रतन उनकी पहली कहानी है, फिर इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के मत कैसे सामने आए। इस संदर्भ में प्रेमचंद विशेषज्ञ कमल किशोर गोयनका का कहना है कि प्रेमचंद अंतिम दौर में शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए थे, उनकी याददाश्त खो गई थी। उनकी पहली कहानी परीक्षा है। उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन, जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है, उसमें अपने पूर्ववर्ती डॉक्टर नगेंद्र हों, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हों या अन्य इतिहासकार हों, उनके सभी मतों का खंडन करते हुए कहा है कि विजयादशमी अंक में प्रकाशित 1914 ईस्वी में रचित पंच परमेश्वर में परीक्षा उनकी पहली कहानी है और क्रिकेट मैच 1937 ईस्वी में रचित उनकी अंतिम कहानी है। अधिकांश आलोचकों ने प्रेमचंद के कफन 1936 ईस्वी की रचना को उनकी अंतिम कहानी माना है, लेकिन प्रेमचंद विशेषज्ञ कमल किशोर गोयनका ने अपने शोध के द्वारा यह प्रमाणित किया है कि परीक्षा प्रेमचंद की पहली कहानी है और अंतिम कहानी क्रिकेट मैच है। यह मत स्वीकार्य हुआ, इसलिए स्वीकार्य हुआ क्योंकि पिछली नेट की परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है, तो उसमें क्रिकेट मैच भी था और यूजीसी नेट ने जब कुंजी जारी की तो उसमें क्रिकेट मैच को भी स्थान दिया गया था। इसलिए छात्रों आप ये जान लें कि प्रेमचंद की पहली कहानी परीक्षा है 1914 ईस्वी और अंतिम कहानी क्रिकेट मैच है। 1914 ईस्वी से लेकर 1937 ईस्वी तक प्रेमचंद जी 1936 में दिवंगत हो गए थे। उनके मृत्यु के बाद भी उनकी कुछ कहानियाँ प्रकाशित हुई। तो परीक्षा से लेकर क्रिकेट मैच तक के रचनात्मक यात्रा के पड़ाव में प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर भाग 1 से लेकर 8 तक में संकलित हैं। कमल किशोर गोयनका का मत है कि प्रेमचंद की कुल 301 कहानियाँ मिलती हैं, जिनमें 298 उपलब्ध हैं और 3 अनुपलब्ध हैं। प्रेमचंद हिंदी कहानी के सिरमौर लेखक थे, कहानीकार थे। हिंदी कहानी के क्षेत्र में उनका अवदान इतना महत्वपूर्ण है कि हिंदी कहानी को प्रेमचंद पूर्ववर्ती, प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर कहानी के संदर्भ में देखा परखा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेमचंद ने 300 कहानियाँ लिखी, तो प्रेमचंद की कहानियों को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। पहला खंड है, प्रथम खंड है 1914-15 से लेकर
1920 ईस्वी तक। ये उनकी कहानियों का प्रथम चरण है। 1920 से 1930 ईस्वी उनकी कहानियों का द्वितीय चरण है। 1920 से 1930 ईस्वी। तीसरा है 1930 से 1936-37 ईस्वी। ये उनकी कहानियों का तीसरा और अंतिम चरण है। प्रेमचंद ने अपने इन तीनों युग के चरणों में अलग अलग कोटि की कहानियां लिखी हैं। एक ही ढर्रे पे कहानियां नहीं लिखी हैं। प्रथम दौर में प्रेमचंद ने विशुद्ध आदर्शवादी कहानियां लिखी हैं। द्वितीय दौर में उन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियां लिखी हैं। और तृतीय दौर में प्रेमचंद ने विशुद्ध नग्न यथार्थवादी धरातल पर कहानियां लिखी हैं। यानी इनके 3 चरण हैं और तीनों दौर में प्रेमचंद की कहानियों का जो फलक है वह अलग अलग ढंग से रचित है। प्रेमचंद ने प्रथम दौर में जो विशुद्ध आदर्शवादी कहानियां लिखी, इस दौर की प्रतिनिधि कहानियों में बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर, राजा हरदौल, रानी सारंधा इत्यादि कहानियां आती हैं। इन कहानियों का फलक यानी प्रथम चरण की कहानियों का फलक जो प्रेमचंद का है वह अत्यंत दीर्घ है और ये कहानियां आदर्श प्रधान हैं। कर्तव्य, प्रेम, देश सेवा, त्याग, मित्रता, अधर्म पर धर्म की जीत, सत्य, न्याय इत्यादि इन कहानियों की भावभूमि है। प्रथम चरण की कहानियां प्रेमचंद की सत्य, न्याय, मित्रता, धर्म, आदर्श, नीति इत्यादि विविध ताने बाने से जुड़ी गई हैं। इन कहानियों का फलक, इसमें वर्णनात्मकता की प्रवृत्ति मिलती है, वर्णन की प्रधानता की मिलती है। सभी कहानियों का फलक 8 से 10-12 पृष्ठों में सिमटा हुआ है। 1920 से लेकर 1930 ईस्वी का जो चरण है, इस दौर में, इस चरण में प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानियां लिखी। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद प्रेमचंद की मौलिक अवधारणा है। इसमें यथार्थ का चित्रण करते हुए उसका अंत आदर्श में दिखाया जाता है। प्रेमचंद का यह युग गांधीवाद से प्रभावित है। प्रेमचंद की अनेक कहानियां गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो काम महात्मा गांधी ने किया, साहित्य के क्षेत्र में वही काम मुंशी प्रेमचंद ने किया। सेवा उन्होंने अपने उपन्यासों के साथ साथ हिंदी कहानियों में गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत कहानियां लिखी। इस दौर की प्रतिनिधि कहानियों में मैकू, सत्याग्रह, सुहाग की साड़ी, अहिंसा परमो धर्म इत्यादि हैं। इस दौर की कहानियां अछूतोद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता, मध्य निषेध, स्त्रियों में स्वतंत्रता की भावना इत्यादि से ओतप्रोत है। प्रेमचंद ने तृतीय दौर में 1930 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक विशुद्ध यथार्थवाद पर आधारित कहानियां लिखी। यहाँ आदर्श का कोई स्थान नहीं है, यहाँ नग्न यथार्थवाद है। इन कहानियों में प्रेमचंद अपने तृतीय दौर की कहानियों में अनेक प्रश्नों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर जाते हैं, उसका कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करते और यह कहते हैं कि पाठक खुद सोचे कि इन कहानियों का अंत क्या होगा। प्रेमचंद के तृतीय दौर की कहानियां भूख, प्यास, ठिठुरन के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। इस दृष्टि से प्रेमचंद की कफन कहानी, ठाकुर का कुआं कहानी, पुष की रात कहानी अपने आप में बेमिसाल कहानियां हैं। कफन कहानी जिसमें बाप बेटे का पवित्र रिश्ता आलू के चंद टुकड़ों में बढ़ता दिखाई देता है। प्रेमचंद
कफन कहानी में दर्शाते हैं कि अब मानवीयता का, मनुष्यता का एक कैसा लोप हो गया है कि घर में बेटे की पत्नी प्रसव वेदना से करा रही है और बाप और बेटे दोनों अलाव में आलू पकाकर खा रहे हैं। दोनों में से कोई उसे देखने नहीं जाता, महज इसलिए कि एक के जाने के बाद दूसरा आलू ज़्यादा खा जाएगा। कैसी विडंबना है यह। इसके साथ साथ बुधिया जो है इस कहानी में मर जाती है प्रसव वेदना से कराते कराते, और इन बाप बेटों के समक्ष, भीषु माधव के समक्ष कफन की समस्या खड़ी होती है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि कफन खरीदी जा सके, और वे गांव में कफन के लिए राशि इकट्ठा कर देते हैं कि इतने कामचोर निठल्ले हैं कि कोई इसे काम लेता नहीं है। जब ये जमींदार के पास पैसे मांगने जाते हैं तो जमींदार इनकी ओर देख के मुंह फेर के कुछ पैसे दे देता है। जमींदार इन्हें सिर्फ इसलिए पैसे देता है कि उसके मानस में, उसके हृदय में ये बात है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो दूसरे गांव वाले भी कोई नहीं देंगे। दूसरी प्रमुख बात यह है कि जमींदार ये सोचता है कि अगर मैं पैसा नहीं दूंगा और बिना कफन के लाश जल गई तो कल को लोग कहेंगे कि फलाने की जमींदारी में एक लाश बिना कफन के जली। इस कहानी का चरमोत्कर्ष यह है कि ये गांव में लोगों से इकट्ठे किए गए पैसे से कफन खरीदने बाजार जाते हैं और कफन ना खरीदकर शराब और मांस खाते हैं, कलेजी खाते हैं। देखिए स्थिति कितनी भयावह है। बेटा बाप से पूछता है कि हमने जो पैसे उगाए थे वो तो इस शराब में चले गए, अब उसकी लाश कैसे बिना कफन के जलेगी। तो पिता जो अनुभवी है वो कहता है नहीं बेटे, कफन उसे जरूर मिलेगा, हाँ इस बार पैसे हमारे हाथ में नहीं आएंगे। तो ये देखिए कि कैसे मानवीयता लोप की कहानी है, मनुष्यता के हार की कहानी है, जिसमें बाप और बेटे का पवित्र रिश्ता आलू के चंद टुकड़ों में बंटकर खंडित हो रहा है। तो प्रेमचंद ने देखिए इस प्रकार से 1914-15 से लेकर 1936-37 तक लगभग 300 कहानियाँ लिखी, और इनकी कहानियाँ 5-7 कहानियाँ बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, ईदगाह इत्यादि विश्व साहित्य में परिगणित होती है। प्रेमचंद की विशिष्टता है कि उन्होंने हिंदी कहानी संसार में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया कि इससे पहचान विश्व साहित्य में हुई। प्रेमचंद हिंदी के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। मैंने प्रेमचंद की कथा साहित्य में बाल और नारी मनोविज्ञान पर शोध किया है। तो प्रेमचंद की अनेक कहानियाँ बाल मनोविज्ञान से परिपूर्ण हैं। इस दृष्टि से आपने ईदगाह कहानी पढ़ी होगी बचपन में, हामिद को जाना होगा, गुल्ली डंडा, कजाकी, दो बैलों की कथा, ये प्रेमचंद की ऐसी कहानियाँ हैं जो विशुद्ध बाल मनोविज्ञान से संबंधित हैं। इन कहानियों में बाल मन को प्रेमचंद ने टटोला है। प्रेमचंद की कहानियाँ समाज के हरेक वर्गों से संबंधित हैं। प्रेमचंद हिंदी के ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी संसार को मानवीय संदर्भ में देखा और जासूसी तिलस्मी अय्यारी के ड्राइंग रूम से निकालकर जनजीवन के यथार्थ के साथ जोड़ दिया। प्रेमचंद की ये विशेषता है कि उनकी कहानियों की भाषा शैली इतनी सरल, सहज और आम फाम है कि 5वीं क्लास का बच्चा भी उसे पढ़कर समझ सकता है। इसलिए प्रेमचंद की कहानियाँ आवाम में इतनी लोकप्रिय हुई। जितनी पहुँच प्रेमचंद की कहानियों की पाठकों तक है, आज तक दूसरा कोई कहानीकार ऐसा पैदा नहीं हुआ। जयशंकर प्रसाद ने 70 कहानियाँ लिखी। इसी प्रकार जैनेन्द्र ने भी काफ़ी कहानियाँ लिखी, यशपाल ने भी काफ़ी कहानियाँ लिखी, लेकिन वो सरसता, वो सहजता, वो शैली की मधुरता और भाषा को पकड़ने की क्षमता जैसी प्रेमचंद में है, अन्य किसी कहानीकार में नहीं। इसलिए प्रेमचंद की
कहानी के क्षेत्र में सबसे विशिष्ट है। हिंदी कहानी को प्रेमचंद के संदर्भों में ही रखकर देखा जाता है। प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के साथ साथ अन्य कहानीकार भी हुए, लेकिन प्रेमचंद युग की सबसे विशिष्ट उपलब्धि स्वयं प्रेमचंद थे। जैसे बरगद का वृक्ष होता है, वो अपने आसपास के पौधों को पनपने नहीं देता, छोटे मोटे पौधे होते हैं वो दब जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस युग में, प्रेमचंद युग में प्रेमचंद ही सर्वे सर्वा थे। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेमचंद युग में और कौन कौन कहानीकार हुए और उनकी कहानियां कौन कौन सी हैं। धन्यवाद छात्रों।